मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे इस चैनल पर टीईटी और सीटीईटी से रिलेटेड मैथ का पोर्शन कवर हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो डे बाय डे हम वीडियो बना रहे हैं और आपको ज़रूरत है सिर्फ इस चैनल को देखने की। वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो पूरा सिलेबस यहाँ मैथ का कवर किया जाएगा और हमारा ये आज का 15वां दिन है, 15वां वीडियो बन रहा है। और आपको एक बार हम रिवाइज करवा दें हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है अभी तक। पॉइंट से हमने शुरू किया था, बिंदु से हमने शुरू किया था। बिंदु हो गया, रेखा हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज चतुर्भुज का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कोण हो गया, कोण के प्रकार हो गए, उसके बाद आपका हीरोन्स फार्मूला हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स भी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके टेट पेपर में यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसमें संख्या पद्धति से क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। तो मित्रों चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्या क्या है। तो संख्या एक अमूर्त अवधारणा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 100। अब 100 का कुछ मात्रा हमारे मन में आया, हमारे दिमाग में आया, तो ये हमारी एक संख्या हो गई। यानी किसी भी वस्तु की मात्रा को व्यक्त करने का जो एक तरीका हुआ, जो एक अवधारणा हुई, वही क्या हो गई, संख्या हो गई। यानी कि अमूर्त अवधारणा ही हो गई। संख्या क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। नंबर अवधारणा, संख्या को नंबर कहते हैं, अमूर्त अवधारणा है ये। और इस अमूर्त अवधारणा को व्यक्त करने के लिए जिस भी सिंबल्स का, जिस भी चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। अब संख्यांक कैसे समझेंगे, संख्यांक जिसको न्यूमरल कहते हैं। तो जैसे हमने कहा 100, कोई चीज 100 कहा यानी कुछ मन में हमारे कुछ मात्रा आया, एक अवधारणा, अमूर्त अवधारणा बनी और उसको हमने कुछ सिंबल्स का प्रयोग करके इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये संख्यांक हो गया। अब इस संख्यांक को लिखने के लिए हमने अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग किया, एक और इस तरीके, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है। तो इसी सिंबल्स को हम क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे। अलग अलग इसी यूनिट को हम क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे। डिजिट मतलब अंक हो गया। तो अंक, अंक इसमें कौन कौन से हैं, 1 है और 0 है, एक बार 0 फिर आया। तो ये 1 और 0 का प्रयोग करके हमने ये कौन सा संख्यांक बनाया, 100 संख्यांक बनाया। और 100 कहने से हमारे मन में एक अवधारणा उत्पन्न हुई कि कुछ मात्रा, किसी वस्तु की कुछ मात्रा जो हुई, ये 100, वही एक अमूर्त अवधारणा, वही ये संख्या हो गई। तो मित्रों समझ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। और जहां भी आप किसी भी बुक में देखेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें मिलता है, लेकिन यही मेन चीज यही है कि संख्या जो हमारे मन में एक धारणा आई, जो कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा हमारे मन में किसी चीज का आया, वो संख्या हो गया। उस संख्या को व्यक्त करने के लिए हमने जिस भी चिन्हों का प्रयोग किया, तो ये क्या हो जाएंगे, जिन चिन्हों का प्रयोग किया और जिस जिस तरीके से हमने उस संख्या को लिखा, उस अवधारणा को व्यक्त किया, वो क्या हो गया, संख्यांक हो गया। और इस संख्यांक को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया वो क्या हो गया, अंक हो गया, डिजिट हो गया। तो नंबर, न्यूमरल और डिजिट, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो स्टैंडर्ड अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मानक अंक जो होते हैं, मानक अंक। अब मानक अंक हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक तो हम लोगों ने देवनागरी में पढ़ा था, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में पढ़ा था। ये कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके, और ये एक हो गया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देवनागरी लिपि के अंक हैं, मानक अंक। हम लोग यही पढ़ के आए हुए हैं प्राइमरी से। उसके बाद होता है हिंदू अरबी सिस्टम, हिंदू
अरबी अंक जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं, ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 5 को थोड़ा सा मानक तरीके से लिखेंगे इस तरीके से, ये 5 हो गया। तो ये हो गए हमारे हिंदू अरबी। अब इसमें अरबी शब्द इसलिए आया क्योंकि कुछ सिंबल इसमें, कुछ नंबर्स हैं वो अरबी भाषा से लिए गए हैं, तो इस वजह से इसको अरबी भी कहा गया। और अगला होता है रोमन, जो रोम से इजाद हुआ। ये कौन कौन से होता है, जैसे 1 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, 2 हो गया, 5 इस तरीके से लिखते हैं, और 10 इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, है ना। एल हो गया, यम हो गया, एक्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है रोमन अंकों में भी लिखते हैं। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग रोमन अंकों को थोड़ा 1 से लेके और 100 तक देख लीजिएगा। प्राइमरी वाली बुक में कुछ दिया गया है, तो अगर पूछ लिया जाएगा तो ये हमारा सवाल गलत ना होने पाए। और ध्यान रखेंगे, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होता है, और क्योंकि पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक दिन हम लोग सिर्फ रोमन अंकों के बारे में ही पढ़ेंगे, रोमन अंकों को देखेंगे क्या क्या हो सकता है, कैसे 1 से लेके 100 तक सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे एक दिन। तो ये मानक अंक हो गए हमारे हिंदू अरबी सिस्टम, देवनागरी और रोमन अंकों में। अब संख्या पद्धति होता क्या है, संख्या पद्धति होता क्या है, यानी कि अंकों को लिखने का, किसी भी संख्या को लिखने का, उसको समझने का, व्यक्त करने का जो ये तरीका हुआ, उसी को क्या कहेंगे, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति अगर हम डिफाइन करना चाहें तो संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका सिंपल सा, संख्याओं को व्यक्त व्यक्त करने का तरीका, यानी कि संख्याओं को लिखने का तरीका, यही क्या हो गया आपका, ये संख्या पद्धति हो गया। अब संख्या पद्धति में कई प्रकार की संख्या पद्धतियां डेवलप हुई हैं। एक तो हो गया आपका दशमलव पद्धति। अब संख्या पद्धति के प्रकार कौन कौन सी पद्धतियां हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया पहला, तो आपका हो गया दशमलव पद्धति। और एक चीज और, किसी भी पद्धति का जो संख्या पद्धति है, किसी भी पद्धति का एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है उसका बेस, उसका आधार। आधार अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें, जैसे दशमलव पद्धति जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है 10, आधार इसका होता है 10। और इसमें जो संख्याएं कुल होती हैं, कुल अंक जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कुल अंक 10 होते हैं। कुल अंक 10, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 0 से लेके 9 तक कुल अंक हो गए। कुल अंक भी 10 हो गया और आधार भी 10 हो गया। जैसे मान लीजिए हमने कहा 725, 725, तो 10 आधार पर इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, इस तरीके से, 5 हुआ इंटू 10 की पावर 0, प्लस 2 हुआ इंटू 10 की पावर 1, प्लस 7 हुआ इंटू 10 की पावर 2। इस तरीके से हम इसको व्यक्त करेंगे, यानी कि 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4, इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। और यहाँ जो अंक है 5 में हमने गुणा किया 10 की पावर 0 से, 2 में गुणा किया 10 की पावर 1 से, और 7 में गुणा किया 10 की पावर 2 से, और इन सबको जोड़ लिया तो ये बना क्या, 7, 10 की पावर 2, ये 100 हो जाएगा, और प्लस 2 गुणे 10 हो गया, और प्लस 5 गुणे 1 हो गया। 10 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 जो होता है, या कोई वेरिएबल ये है, ये कोई संख्या है, इसकी पावर 0 क्या हो गया, ये 1 होता है। तो इसको हम लोग एक दिन किसी दिन समझेंगे जब टाइम मिलेगा कि किसी भी संख्या के पावर जो है 0, वो 1 कैसे होता है।
तो अभी आप लोग इसको समझेंगे कि 10 की पावर 0 जब हम रख रहे हैं 10 की घात 0, तो ये क्या होता है, ये 1 होता है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 700 हो गया, ये 20 हो गया और ये 5 हो गया। तो जैसा कि हम लोग ये संख्याओं का प्रसार करते हैं या स्थानीय मान पढ़ते हैं, तो कुछ इसी तरीके से आ गया। यानी कि 10 के बेस के रूप में, 10 आधार के रूप में जब हम इन अंकों को लिखे तो क्या हमें मिल गया, ये संख्या पूरी हमें मिल गई, 700 प्लस 20 प्लस 5, तो ये 725 हो गया। अब दूसरा जो पद्धति है, दूसरा पद्धति है बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी संख्या पद्धति, दूसरा आपका हो गया बाइनरी संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति हो गया आपका ये दूसरी पद्धति। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर, एक्चुअली कंप्यूटर के लिए है ये बाइनरी सिस्टम। इसमें दो अंक होते हैं, कुल अंक दो होते हैं। आधार इसका क्या होता है, आधार होता है दो, आधार होता है दो, और कुल अंक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दो ही होते हैं इसमें, 0 और 1। 0 और 1 यानी दो अंक भी होते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0101, ये बाइनरी है, इस तरीके से ना पढ़िएगा इसको 1010। ये बाइनरी सिस्टम है जिसको हमने 10 और 10 इस तरीके से हमने लिखा इसको। अब इसको अगर हम दशमलव संख्या पद्धति में लिखना चाहें, व्यक्त करना चाहें, तो चूंकि आधार इसका दो होता है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, इस तरीके से। यानी कि यही जो संख्या है, जैसे अभी हमने दशमलव संख्या पद्धति में देखा, हमने पहले 0 लिया, दाहिने साइड से चलेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा हम लोगों के लिए। 0 लिया, 0 और बेस चूंकि 2 होता है तो 2 की पावर 0, 0 पावर 0 से हम शुरुआत करेंगे। फिर प्लस किया, 1 लिया, ये वाला डिजिट 1 लिया, 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 हर जगह होगा, पावर इसका 0 से शुरुआत करके और कंटिन्यू इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 इंटू 2 की पावर 3, ये 8 हो गया, और प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, प्लस 2 हो गया और प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। इस तरीके से हम बाइनरी संख्या पद्धति को समझते हैं। इसका आधार दो होता है, ये इसमें खाली 0 और 1 दो डिजिट यूज किया जाता है। अब तीसरी संख्या पद्धति जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा यूज होता था, अभी भी यूज होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी अष्टादश, अष्टाधारी, अष्टाधारी पद्धति। और बाइनरी को द्वि आधारी कहते हैं, बाइनरी को हिंदी में द्वि आधारी कहते हैं, और ऑक्टल को अष्टाधारी कहते हैं, अष्टाधारी, अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी को क्या कहते हैं, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम ये कहलाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका आधार जो है वो 8 होता है। आधार, जैसे अष्टाधारी नाम से ही पता है, आधार जो है ये 8 है। कुल अंक कितने होते हैं इसमें, कुल अंक जो होते हैं वो भी 8 होते हैं। कौन कौन से, 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 अंक हो गए, आधार भी 8 हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, हमने लिखा ऑक्टल नंबर सिस्टम में अष्टाधारी संख्या पद्धति में 100, मतलब इस तरीके से 1 to 7 लिखा हमने, 1 to 7 लिखा। अब इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करना, तो ये कैसे चेंज होगा, बाइनरी में नहीं, दशमलव संख्या पद्धति में इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, इस तरीके से, क्योंकि आधार इसका 8 है, तो जैसे हम और संख्याओं को सीखे, 7 से गुणा करेंगे और 8 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे, प्लस यहाँ 7 है तो 7 से गुणा किया, 2 है तो अब 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 7, 8 की पावर कितना हो गया, 8 की पावर 1 हो गया, 8 की घात 1, प्लस 1 इंटू 8 की घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा,
1 इंटू 8 अठारह 64 हो गया, तो ये 64 प्लस 8 दूना 16 हो गया, और प्लस 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे तो 64 और 16 80 हो गया, 80 और 7 87, तो ये 87 हो गया। ये 87 आपका दशमलव पद्धति में हो गया, ये 87 ये दशमलव पद्धति में हो गया। और जो 127 लिखा है ये किस में है, ये आपका अष्टाधारी संख्या पद्धति में है। तो ये हम लोग जब पढ़ते थे तो इसमें चेंज करने के लिए भी आता है। अब ये टीईटी में तो खैर नहीं पूछा जाना चाहिए कि अष्टाधारी से आप दशमलव में चेंज करिए या दशमलव से अष्टाधारी में चेंज करिए, तो ये सारी चीजें जो है हायर क्लास की हैं। टेट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। फिलहाल ये संख्या पद्धति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि अष्टाधारी संख्या पद्धति क्या है, द्विआधारी संख्या पद्धति क्या है, और डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम लोग दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते ही हैं। अब एक है कोडसाधारी संख्या पद्धति, यानी कि हेक्साडेसिमल। संख्या पद्धति कोडसाधारी को हेक्साडेसिमल कहते हैं, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोडसाधारी का मतलब, कोडसा मतलब 16 हो गया, हेक्सा का मतलब 16 होता है, तो इसका आधार कितना होता है, इस पद्धति का आधार कितना होता है, 16 होता है। ये सिस्टम भी कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है, कंप्यूटर ही इसको समझता है, और कंप्यूटर में काम इसी में होता है ज़्यादातर, कोडसाधारी संख्या पद्धति में होने लगा है अब इसमें अंक कौन कौन से होते हैं, कुल अंक जो होते हैं वो 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ, ये 16 हो गए होंगे। यहाँ से लेके ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 होते हैं। अल्फाबेट भी इसमें होता है और डिजिट भी होता है, और आधार इसका 16 होता है। तो ये हमारे जो है संख्या पद्धतियों में 4 मेन तरीके के हैं, और एक जो हम लोगों ने पढ़ा वो रोमन, तो रोमन हम लोगों ने देख ही लिया। पांचवा हम लोग रोमन भी कैसे कह सकते हैं, रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति, इसको भी हम लोग संख्या पद्धति में शामिल कर सकते हैं। रोमन नंबर सिस्टम, इसका कोई आधार नहीं होता, इसका कोई आधार नहीं होता, और ना तो ऐसे कुछ तरीके इस तरीके से कोई इसमें डिजिट ही डिफाइन है कि इतनी डिजिट होती है। तो रोमन सिस्टम हम लोग एक दिन रोमन सिस्टम के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, और कहाँ अभी उसका यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रोमन संख्या पद्धति के लिए एक दिन ही उसका वीडियो रखेंगे, और सारी चीज़ें हम लोग 1 से लेके 100 तक संख्याएं रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे ये हम लोग सीखेंगे। तो अब मित्रों हम लोग पढ़ेंगे संख्या में जो मान होता है अंकों का, संख्या में जो अंकों का मान होता है किसी भी संख्या में, संख्या में अंकों का मान, कौन कौन सा मान होता है इसमें, तो एक तो होता है जातीय मान, एक जातीय मान जिसको हम लोग अंकित मान भी कहते हैं। तो एक तो होता है जातीय मान या अंकित मान, अंकित मान भी इसका नाम है, प्राइमरी के बुक में अंकित मान ही दिया गया है, तो अंकित मान भी हम लोग ध्यान रखेंगे, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और दूसरा होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ये दो चीजें होती हैं, इनको हम समझते हैं ये दोनों चीजें हैं क्या। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 435, इस तरीके से हमने ये संख्या लिखा। अब इसमें अगर हम पूछें कि 3 का जातीय मान क्या है, इस संख्या अंक 3 का जातीय मान क्या है, तो जातीय मान या अंकित मान उस संख्या का जो मान है वही होगा, स्वयं का जो मान है वही होगा। यानी कि इस 435 में
3 का संख्या 435 में, संख्या 435 में 3 का जातीय मान जो होगा, 3 का जातीय मान वो कितना होगा? वो 3 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा। कोई भी संख्या आप लिखेंगे तो उसमें जो अंक है उस अंक का अगर जातीय मान पूछेंगे, देखेंगे तो वही वो अंक स्वतः उसका जातीय मान होगा, वो वैल्यू उसकी, उसका मान वही होगा स्वतः। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान जैसे मान लीजिए हमने यही संख्या लिया, 435 ही लिया, 435 ही लिया, तो जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं ये इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा है। तो 3 का हमने पूछा कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लोग लिख लें, जो वंस टेंस हंड्रेड होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यानी कि 3 किस स्थान पर है? 3 जो है दहाई के स्थान पे है, तो दहाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इस तरीके से 30 हो जाएगा, स्थानीय मान 30 हो जाएगा। 4 का अगर हम स्थानीय मान पूछें तो 4 सैकड़े के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 इकाई के स्थान पे है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इस तरीके से। यानी कि स्थानीय मान की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है, इस तरीके से परिभाषा हो सकती है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार बदलता रहे उसको क्या कहेंगे? स्थानीय मान कहेंगे। एक एग्जांपल और हम लोग लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया इस तरीके से 4345, इस तरीके से हमने लिया, ये हमारी इकाई हो गई, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया और हजार हो गया। अब इसमें हम देखेंगे 4 दो जगहों पे आया, 4 दो स्थानों पे आया, एक तो दहाई पर आया है और एक तो हजारवें स्थान पर आया है। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस 4 का जो दहाई पर है इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान होगा, चूंकि ये दहाई वाले स्थान पे आया है तो इसका स्थानीय मान निकालने का तरीका सिंपल सा ये नंबर लेंगे और जिस स्थान पे आया है, दहाई पे है तो 10 से, इकाई पे है तो 1 से, सैकड़े पर है तो 100 से, हजार पे है तो 1000 से, 10,000 पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देते हैं। यानी कि ये कितना आया? 40 आ गया, इसका इसका स्थानीय मान आ गया 40। अब अगर हम इस 4 का स्थानीय मान निकालना चाहें तो इस 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4, चूंकि ये 100वें स्थान पर आया है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये हजारवें स्थान पे, सॉरी, हजारवें स्थान पर आया है तो कितना हो जाएगा? इसका स्थानीय मान 4000 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 संख्या तो वही है, संख्या वही है, लेकिन इसका स्थान बदला, यानी ये पहले दहाई स्थान पे है तो 40 स्थानीय मान है और हजारवें स्थान वाली संख्या का स्थानीय मान 4000 है, तो स्थान बदलने से इसका स्थानीय मान क्या हुआ? बदल गया। अच्छा, इसी केस में अगर हम कहें कि इसका अंकित मान क्या है, इस 4 का अंकित मान क्या है, तो 4 ही होगा, इस 4 का अंकित मान क्या है, तो 4 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग जातीय मान या अंकित मान और स्थानीय मान की समझ अपनी अवधारणा जो है बनाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, जो कि प्राइमरी वाले बुक में दिया गया है क्वेश्चन, कि किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया गया संख्या आपसे कहा गया 3400 मान लीजिए 36, इस तरीके से, और कह दिया गया कि संख्या 3436 में 4 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप लोग करेंगे इसको? 4 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, इस 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये 100वें स्थान पे है तो 400 हो गया, और इस 4 का अंकित मान कितना हो गया? अंकित मान 4 हो गया, वही संख्या खुद। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 396। ये आ गया आपका स्थानीय मान, ये आ गया आपका अंतर। ऐसे ऊपर लिख लीजिए थोड़ा, 3436 में 4 का स्थानीय मान कितना है? 400 है, और 4 का अंकित मान कितना है? 4 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 396। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो आज हम लोगों ने संख्या पढ़ा, संख्यांक पढ़ा, डिजिट पढ़ा, और मानक अंक कौन कौन से होते हैं, संख्या पद्धति की परिभाषा क्या होगी, उसके बाद कौन कौन सी संख्या पद्धतियां हैं जिसमें हम लोगों ने दशमलव पढ़ा, बाइनरी पढ़ा, ऑक्टल पढ़ा और हेक्साडेसिमल पढ़ा। उसके बाद स्थानीय मान और अंकित मान की परिभाषा भी हम लोग देख लिए और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते रहिएगा और हौसला अफजाई जरूर करिएगा कमेंट करके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।